हेलो दोस्तों, इस वीडियो में जीके जीएस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। कहता बिहार में झरनी नृत्य किस समुदाय का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। तो देखिए, बिहार में झरनी नृत्य मुस्लिम समुदाय का लोकप्रिय नृत्य है। यह मुहर्रम के समय आयोजित किया जाता है। इस नृत्य में नर्तक शोक गीत गाते हैं। झिझिया नृत्य दुर्गा पूजा के अवसर पर स्त्रियों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाने वाला नृत्य है। विद्यापति नृत्य दुर्गा पूजा के अवसर पर स्त्रियों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाने वाला नृत्य है। अब देखिए, धोबिया नृत्य बिहार के भोजपुर क्षेत्र में धोबी समाज का जातिगत नृत्य है। ठीक है, उसके बाद है कि जोगीरा जो नृत्य है ये होली के अवसर पर जो है किया जाता है। नेक्स्ट है, बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की औसत ढाल किस ओर है? तो ए ऑप्शन, दक्षिण से उत्तर की ओर। बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की औसत ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। दक्षिण गंगा के मैदान में पटना, गया, भोजपुर, रोहतास आदि क्षेत्र है। यह मैदान छोटा नागपुर पठार यानी गोंडवाना लैंड का उत्तरी विस्तृत भूभाग है। और देखिए कि गया में प्रतिशिला, रामशिला तथा जेठियन की पहाड़ियाँ तथा जहानाबाद स्थिर बराबर की पहाड़ियाँ हैं। बराबर की पहाड़ियों की औसत ऊंचाई 230 मीटर है। नालंदा के दक्षिणी छोर पर राजगीर की पहाड़ियाँ हैं और गिरधा कूट पहाड़ी की ऊंचाई 446 मीटर है। नेक्स्ट 40, बिहार राज्य के बरौनी में स्थित तेलशोधक कारखाना किसकी इकाई है? सी ऑप्शन, भारतीय तेल निगम। बरौनी तेल शोधक कारखाना भारतीय तेल निगम की इकाई है। इसकी स्थापना रूस, रोमानिया के सहयोग से की गई थी। यह 1964 से कार्यरत है। बरौनी रिफाइनरी को ISO यानी 14001 से मान्यता प्राप्त है। हल्दिया बरौनी क्रूड पाइपलाइन को 1999 में चालू किया गया। यह तेल शोधक अपनी कल्याणकारी योजनाएं और सामुदायिक विकास के लिए कई विकासात्मक गतिविधियां चला रही हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 41। क्वेश्चन नंबर 41 है कि बिहार राज्य के किस प्रमंडल में 4 से अधिक जिले शामिल हैं? तो 41 का होगा डी ऑप्शन। तो देखिए, बिहार में 4 प्रमंडल हैं जिनमें 4 से अधिक जिले हैं। ठीक है, जैसे पटना, देखिए प्रमंडल पटना, इस जिलों का नाम है नालंदा, रोहतास, कैमूर, भोजपुर और बक्सर। मुंगेर, लखीसराय, इस जिलों का नाम है लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय। मगध प्रमंडल, इसमें है गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद। तिरहुत प्रमंडल, इसमें जिलों का नाम है मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, वैशाली। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो 42 का होगा सी ऑप्शन, डॉक्टर महेंद्र मिश्रा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को दिया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को दिया गया है। ठीक है, और देखिए, उड़ीसा में स्वदेशी भाषाओं की उन्नति के लिए भारतीय शिक्षक व सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा ने बांग्लादेश के ढाका में प्रधानमंत्री शेख हसीना से विश्व मातृभाषा पुरस्कार प्राप्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट है कि मुंबई चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नया नामकरण जो है किसके नाम पर किया गया है? 43 का बी, CD देशमुख। तो मुंबई चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नामकरण CD देशमुख के नाम पर किया गया है। मुंबई चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नया नाम चिंतामन देशमुख स्टेशन है। CD देशमुख भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे। क्वेश्चन नंबर 44, महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में विजयी टीम कौन बनी? तो 44 का सी, मुंबई इंडियन। तो महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में मुंबई इंडियन की टीम विजयी टीम बनी है। महिला प्रीमियर लीग यानी WPL का यह पहला सत्र था। मुंबई इंडियन की महिला टीम ने फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को पराजित कर खिताब अपने नाम किया है। मुंबई इंडियन टीम को जो है कैप्टन हरमनप्रीत कौर थी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45।
क्वेश्चन नंबर 45 है कि दो कण कुछ दूरी पर रखे हैं, यदि दोनों कणों के द्रव्यमान कणों के द्रव्यमान दोगुने का कर दिए जाए तथा उनके बीच की दूरी अपरिवर्तित रखे जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल। तो देखिए 45 का जो होगा ये होगा बी ऑप्शन, यानी 4 गुना हो जाएगा। क्या होगा? तो ये 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमें ज्ञात है गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर जो है कैपिटल G कैपिटल M, उसके बाद देखिए स्मॉल m बाय आर स्क्वायर। ठीक है, बाय क्या होता है? आर स्क्वायर होता है। अब देखिए F बराबर हो जाएगा कैपिटल G इंटू 2m इंटू 2m अब बाय आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपको क्या होगा? तो 4g, ठीक है, mm बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ये क्या हो गया? तो 4 गुना हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? 4 गुना। क्वेश्चन नंबर देखिए 46 है कि एक परमाणु की प्राथमिक परमाणुीय त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है? तो 46 का क्या होगा? 46 का यदि देखें तो 46 का होगा बी। क्या होगा? बी और सी। ठीक है, बी और सी। तो देखिए बी और सी यानी ये के एल एम है, फिर यहाँ पे एन, और ये देखिए तो यहाँ पे यदि देखें तो बी और सी, तो देखिए एक परमाणु की प्रथम परमाणुीय त्रिज्या का सही प्रदर्शन विकल्प बी एवं सी है। क्या है? विकल्प बी एवं विकल्प सी। ठीक है, नाभिक के केंद्र तथा बाह्यतम कोश के बीच की दूरी परमाणुिक त्रिज्या कहलाती है। हाइड्रोजन तत्व की परमाणु त्रिज्या आर जो है होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, जहाँ एन कक्षा की संख्या, जेड होता है परमाणु संख्या। किसी तत्व की परमाणु त्रिज्या को एंगस्ट्रॉम एवं नाभिक की त्रिज्या को फर्मी में मापा जाता है। ठीक है, परमाणु त्रिज्या एवं नाभिकीय त्रिज्या का अनुपात जो 10⁵ होता है। ठीक है, और देखिए परमाणु उदासीन होता है क्योंकि इसमें कुल प्रोटॉन एवं कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बी ऑप्शन, और जो है आपको हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट 47 क्या होता है? यौवनारंभ पर वृषणों का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं होता? सी ऑप्शन 3 और 4। तो देखिए यौवनारंभ पर वृषणों का कार्य नहीं होता अपरा का विकास और एस्ट्रोजन का स्राव। वृषण के कार्य है कि शुक्राणुओं का निर्माण किया जाता है। नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव किया जाता है। ठीक है, वृषण कोश में वृषण जो है स्थिर रहता है, यह शरीर के बाहर स्थिर रहता है। इसका तापमान 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। वृषण से स्रावित हार्मोन टेस्टोस्टेरोन एवं जो एंड्रोस्टेरोन नर में यौवनावस्था को प्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 48 है निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है? बी ऑप्शन। तो देखिए कोलाइड गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं करता, कोलाइड का गुण नहीं है। कोलाइड का गुण है, कोलाइड एक विसमांगी मिश्रण है। ठीक है, बहुत छोटे आकार के कारण अकेले कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। बाह्य बल को मुक्त होने पर वे स्थिर नहीं होते। कोलाइड के कणों का आकार व्यास में 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁷ मीटर के बीच होता है। कोलाइड गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित कर देता है। कोलाइड जो है पर्याप्त अस्थायी होते हैं। 49 देखिए 49 है कि पदार्थों के निम्नलिखित वर्गों में से कौन से वर्ग जो है केवल अजैवी निम्नीकरणीय वस्तुएं शामिल हैं? 49 का डी। तो देखिए अजैव निम्नीकरणीय वस्तुओं में शामिल है पोलोथीन, प्रक्षालक, पीवीसी, प्लास्टिक और बेकेलाइट और डीडीटी। वे पदार्थ जो परमाणु अथवा मृतोप जीवियों द्वारा तरल पदार्थों में नहीं टूटते हैं और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, और देखिए बेकेलाइट फेनॉल एवं जो है फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलक है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि तत्व ABCDE के परमाणु क्रमांक 9, 11, 17, 12, 13 हैं। तत्वों का कौन सा युग्म समान समूह से संबंधित है? तो 50 का होगा सी ऑप्शन, यानी ए और क्या होगा? सी, ए और सी।
ठीक है, ए और सी वे तत्व जिनमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, ठीक है, समान समूह से संबंधित होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए ए तत्व ए का जो है, तत्व ए का जो है परमाणु क्रमांक दे दिया गया है 9। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा ये होगा 27, क्या होगा 27, ठीक है। उसके बाद देखिए सी का कितना है, तो सी का है 17, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 287, क्या होगा 287। तो यहाँ पे जो है क्या होगा, तो ए और सी, ठीक है। अब चलिए देखिए यहाँ पे कि ए और सी दोनों तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है 7, अतः वे समान समूह से संबंधित हैं, अर्थात आवर्त सारणी के 17वें समूह हैं। 17वें वर्ग के तत्वों को हैलोजन्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, कौन सा हार्मोन शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? ए इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। डायबिटीज ऐसी अवस्था है जिसमें अग्नाशय की कोशिकाएं जो है इंसुलिन हार्मोन बनाना बंद कर देती हैं, जिससे शर्करा का उपापचय नहीं हो पाता। अंतर्राष्ट्रीय डायबिटीज आयोग की स्थापना 1997 में हुआ था। इंसुलिन का आविष्कार 1921 में कनाडा के वैज्ञानिक वेंटिंग एवं बेस्ट ने किया था। रक्त शर्करा 130 मिलीग्राम पर डेकालीटर तथा खाना बनाने के बाद रक्त शर्करा 200 मिलीग्राम पर डेकालीटर से अधिक जो है हो तो व्यक्ति में डायबिटीज़ की पुष्टि हो जाती है। नेक्स्ट है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन। तो देखिए महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली के निकट 540 ईसा पूर्व हुआ था। उनकी माता त्रिशिला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। और देखिए महावीर के पिता सिद्धार्थ कुंडग्राम के प्रधान थे। महावीर का जन्म ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। महावीर 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर गृह त्याग कर सन्यासी बन गया। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। सम्यक संकल्प यानी सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान, इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? सी ऑप्शन अलबरूनी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी था। वह जो है खीवा यानी प्राचीन नाम ख्वारिज्म देश का रहने वाला था। नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि अलबरूनी जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबरूनी इतिहासकार के साथ साथ खगोल विज्ञान, भूगोल और तर्कशास्त्र और औषधि विज्ञान, गणित तथा धर्मशास्त्र में भी रुचि रखता था। इन्होंने संस्कृत का भी अध्ययन किया, जिसमें ब्रह्मगुप्त, बलभद्र तथा वारामिहिर की रचनाएं उल्लेखनीय है। अलबरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक-ए-हिंद किताब उल हिंद की रचना की। इस पुस्तक को 11वीं शताब्दी का भारत का दर्पण कहा जाता है। तहकीक-ए-हिंद का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम एडवर्ड सी सचाउ ने अलबरूनी इंडिया नाम से किया। इसका हिंदी में अनुवाद रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 54 है कि किसी सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था। 54 के बी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि कर को उत्पादन का 50% तक कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी अधिकतम भू राजस्व लेने वाला मुस्लिम शासक था। इन्होंने अधिकतम जो है खालसा भूमि का प्रयोग किया। अलाउद्दीन ने हिंदू जमींदारों से धन संपत्ति और विशेषाधिकार छीन लिया था। बाजार नियंत्रण व्यवस्था का सर्वोच्च विभाग या संगठन दीवान ए रियासत की स्थापना अलाउद्दीन ने किया। इनके लिए सेनापति का नाम मलिक काफूर था, जिन्हें दक्षिण भारत विजय का श्रेय दिया जाता। इन्होंने भूमि की पैमाइश कराकर लगान निर्धारित किया। इनके द्वारा 2 नवीन कर, घराई कर और चराई कर लगाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक पृथक दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना की। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट
और देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो ए ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। फिरोज शाह तुगलक के पास लगभग 1,80,000 दास था। दीवान ए बंदगान का गठन उनकी देखभाल के लिए की गई। उनके एक विभाग दीवान ए खैरात स्थापित किया था, जो गरीब मुसलमानों, अनाथ एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था। फिरोज शाह तुगलक रसियत के अनुसार शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। फिरोज शाह तुगलक के इस्लाम कानून के विरुद्ध में जो है हिक्स अल सर्ब पर वसूल किया। कहता नहर निर्माण करने वाले प्रथम मुस्लिम शासक जो है गयासुद्दीन तुगलक था। और निर्धन मुसलमान लड़कियों को सामूहिक विवाह की भी व्यवस्था फिरोज शाह ने किया था। भारत में नहरों के सबसे बड़े जल का निर्माण इसके शासनकाल में हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 56 कहता भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बी ऑप्शन अल्बुकर्क। तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क 1909 से 1515 था। कहता इन्हें भारत में पुर्तगाली राज्य के स्थापना माना जाता है। अल्बुकर्क की पहली सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी गोवा पर अपना जो अधिकार करना। 1510 में बीजापुर में आदिल शाही सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। ठीक है, अब देखिए यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने जो है भारत में सामूहिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने 1509 ईस्वी में जो है दीव पर अधिकार कर लिया। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व जो स्थापित की गई। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगाली संख्या में वृद्धि करने के लिए अस्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया। हिंद महासागर से गुजरने वाले अन्य जहाज़ों से कर वसूली भी करने लगे। नेक्स्ट अब देखिए 57 है 57 है कि इनमें से किसे दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? सी ऑप्शन दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886, 1893 और 1906 ईस्वी में अध्यक्ष भी रहे हैं। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त किए हुए थे। इन्होंने गुजराती पत्रिका रस्ट गोफ्तार की शुरुआत की। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी 1901 में। 1892 ईस्वी में उदारवादी दल की ओर से जो फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। 1906 में दादा भाई नौरोजी कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, जिसमें स्वदेशी का प्रस्ताव पारित हुआ। 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें स्वदेशी का प्रस्ताव लाया गया था लेकिन पारित नहीं हुआ। सर सैयद अहमद खां भारत में मुसलमानों के नवजागरण के लिए जनक है। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता 1928 में भारतीय संविधान समिति बनाया गया था, नेहरू रिपोर्ट के नाम से। नेक्स्ट है महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? तो ए ऑप्शन साबरमती। तो महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा साबरमती से प्रारंभ की थी। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू किया था। गांधी जी अपने 78 समर्थकों के साथ दांडी मार्च शुरू की, जो 24 दिनों में लगभग 240 मील 385 किलोमीटर की यात्रा की थी। 6 अप्रैल को गांधी जी ने समुद्र तट पर प्रतीकात्मक रूप से नमक बनाकर कानून तोड़ा। नमक कानून तोड़कर गांधी जी ने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। सुभाष चंद्र बोस ने अभियान की तुलना नेपोलियन के एल्बा सी पेरिस मार्च और मुसोलिनी के मिलान से रोम मार्च से की। 1929 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता से हुआ है। ठीक है, गांधी जी ने यंग इंडिया में वायसराय इरविन से 11 सूत्री मांग रखा। ठीक है, और इस पर इरविन ने कोई ध्यान नहीं दिया। ठीक है, गांधी जी ने इस संदर्भ में कहा था कि मैंने रोटी मांगा था लेकिन बदले में पत्थर मिला। नेक्स्ट है
पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में शामिल है? बी ऑप्शन। तो देखिए, पंचायती राज विषय को राज्य सूची में सम्मिलित रखा गया है। संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत स्थानीय शासन राज्य सूची का विषय हैं। 73वें तथा 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा क्रमशः स्थानीय शासन, ग्रामीण तथा शहरी स्वशासन राज्य सूची में सम्मिलित है। बलवंत राय मेहता समिति ने नवंबर 1957 में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर जो है पंचायती राज की स्थापना करने की सिफारिश की। 7वीं अनुसूची में 3 विषयों को शामिल किया गया: संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। राज्य सूची पर विधानसभाओं को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। समवर्ती सूची पर केंद्र राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता सब जोड़े गए हैं। प्रस्ताव में अब तक एकमात्र संशोधन किया गया है। प्रस्तावना को प्रारंभ में संविधान का भाग नहीं माना जाता था। 1973 में उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद बाद में जो है माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। 1960 में बेरुबारी बाद में प्रस्ताव को संविधान का भाग नहीं माना गया था। धर्म पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि भारत सरकार और राज्य सरकारों का कोई अपना धर्म या पंथ नहीं है। ठीक है, अब देखिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लेख है। 61 देखिए 61 है कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से संविधान में लिया गया? तो 61 का ई, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्वों का भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 मध्य किया गया है। इसे संविधान के कल्याणकारी राज्य की संकल्पना के उद्देश्य से किया गया है। यह न्यायालय द्वारा जो है परिवर्तनीय नहीं होते हैं। अनुच्छेद 37 के अनुसार भारतीय संविधान जो है सर्वाधिक प्रभावित भारत शासन अधिनियम 1935 है। ठीक है, किसी देश विशेष में सर्वाधिक प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, ब्रिटेन के बाद सबसे अधिक प्रावधान भारतीय संविधान में अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, भारत अमेरिका से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, उच्चतम न्यायालय की शक्ति और अधिकार, न्यायिक समीक्षा, वित्तीय आपात, उपराष्ट्रपति पद आदि का प्रावधान लिया गया है। नेक्स्ट कहता संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से एक में है? तो 62 का सी, अनुच्छेद 355। ठीक है, अनुच्छेद 355। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में है। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात अब तक 3 बार लागू किया गया है, क्रमशः 1962, 1971, 1975 में। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है कि जहांगीर का समकालीन का वह इतिहासकार जिसने बिहार के पटना में अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ दबिस्ताने मजाहिब की रचना की। 63 का सी, मोहसिन फानी। ठीक है, तो जहांगीर के समकालीन इतिहासकार मोहसिन फानी थे जिसने पटना में अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ दबिस्ताने मजाहिब की रचना की। इस ग्रंथ में अलग अलग धर्मों का तुलनात्मक वर्णन मिलता है। इसी में पहली बार अकबर के दीन इलाही को एक नए धर्म की संज्ञा दी गई। जहांगीर का आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी है। तुजुक ए जहांगीरी को पूरा मौत बिंद खान ने किया। अकबर ने 1580 ईस्वी में बिहार को एक प्रांत का दर्जा दिया। बिहार के जो है प्रारंभिक सूबेदारों में मान सिंह सबसे जो है प्रसिद्ध सूबेदार थे। अब देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? 64 का बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की दूसरी बैठक 1885 में आयोजित हुई। पहली बैठक 1883 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम द्वारा की गई। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसका आयोजन बम्बई स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में की गई थी। ठीक है,
प्रथम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। दूसरे कांग्रेस अधिवेशन 1886 में दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की कलकत्ता में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 था। इसने कहा था कि कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। 65 देखिए 65 है, हिमालय की श्रेणियों में सबसे प्राचीनतम श्रेणी का नाम तो बृहत हिमालय श्रेणी है। शिवालिका श्रेणी सबसे नवीनतम हिमालय का भाग है और हिमालय श्रेणी में बृहत हिमालय सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। ठीक है, अब देखिए कि ट्रांस हिमालय का अंतिम रूप से उत्थान क्रेटेशियम टर्शियरी काल तक हुआ है। ट्रांस हिमालय सबसे प्राचीन श्रेणी है। 66 भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी है? सी ऑप्शन इंद्रावती। इंद्रावती दामोदर नदी की सहायक नदी है। दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। लंबाई 592 किलोमीटर है। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है। कहाँ से? छोटा नागपुर पठार से होता है। अब देखिए कि यह नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर गुजरती हैं। इसकी सहायक नदी है बराकर, जमुनिया, बरकी आदि। दामोदर नदी अंत में हुगली नदी में मिल जाती है। एडन नहर जो है वर्ष 1938 में दामोदर नदी से निकाली गई है। इसे बंगाल का शोक यानी दामोदर नदी को कहते हैं। डीवीसी दामोदर घाटी निगम जो है आधारित है। स्थापित 1948 में। इंद्रावती नदी को गोदावरी की सहायक नदी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार जो है आरोही क्रम है। 67 का जो होगा ए ऑप्शन नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। तो देखिए कि देश यानी बांग्लादेश सीमा की लंबाई 4096.7। चीन है के साथ है 3488। पाकिस्तान के साथ है 3323 सीमा की लंबाई। और नेपाल है 1751। म्यांमार के साथ 1643। भूटान के साथ 699। अफगानिस्तान के साथ 106 POK। 38 है कि कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त साधारण खाद्य सामग्री का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में करते हैं। इन जीवों को क्या कहते हैं? 68 का ए यानी स्वपोषक। तो कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त साधारण खाद्य सामग्री को उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में करते हैं। इन जीवों को स्वपोषक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषक। ठीक है, पोषण की सामान्यतः 2 विधि हैं, स्वपोषण और परपोषण। वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है स्वपोषण कहलाता है। वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है परपोषण कहलाता है। परपोषण 3 प्रकार के होते हैं, मृतजीवी पोषण, परजीवी और प्राणी संपोषण। 69 निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित अनिवार्य सीमाएं तय करने वाले औद्योगिक देशों के बीच की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है? बी ऑप्शन क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित अनिवार्य सीमाएं तक करने वाले औद्योगिक देशों के बीच की गई एक अंतर्राष्ट्रीय जो है संधि है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है क्योटो सम्मेलन जापान के क्योटो शहर में वर्ष 1997 में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल को Rio+5 सम्मेलन भी कहा जाता है। इस प्रोटोकॉल में 1990 का ग्रीन हाउस गैसों के स्तर में 5% की कटौती करना तय किया गया था। यह संधि 2005 में लागू हुआ। ओजोन O3 परतों को बचाने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुआ था, जिसे मॉन्ट्रियल सम्मेलन या प्रोटोकॉल कहा जाता है। यह संधि 1989 ईस्वी से लागू हुआ। कहता है बॉन सम्मेलन को सर्वाधिक जो है उपस्थिति वाला कॉप जो है सम्मेलन माना जाता है। 70 क्वेश्चन नंबर देखिए 70 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरणीय चिंता नहीं है? सी ऑप्शन ओजोन परत का बढ़ना। ओजोन परत का बढ़ना पर्यावरणीय चिंता नहीं है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करता है। ओजोन की सांद्रता डॉप्सन इकाई में मापते हैं। और उसके बाद देखिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्यतः जिम्मेवार कारक CO2 है। ओजोन O3 में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो यहाँ पे 3 परमाणु होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए
उसके बाद यहाँ पे जो है कुछ सामान्य अध्ययन में ही मैथ के क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसमें मैथ के कुछ क्वेश्चन हैं, तो इसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। अब देखिए क्वेश्चन जो कहता है 31, क्वेश्चन 31 है कि ए, बी और सी अकेले जो है एक काम को 24 दिन, 16 दिन और 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए और सी कार्य शुरू करते हैं और जो है 6 दिनों तक कार्य करके छोड़ देते हैं, तो शेष कार्य को करने के लिए बी को कितने समय लगेगा। तो देखिए ए, फिर बी, फिर सी करता है। ए करता है 24 दिन, बी करता है 16 दिन में, सी करता है 32 दिन में। इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे और देखिए ए एवं सी, इसका एलसीएम हो जाएगा आपको 31, इसका एलसीएम हो जाएगा 96, ठीक है। कितना होगा 96। तो देखिए 24 चौका 96, 16 छक 96 और 32 तिया 96, ठीक है। 96 हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि देखें तो काम कौन करता है, पहले ए और सी शुरू करता है और 6 दिन तक। तो ए और सी का एफिशिएंसी देख लीजिए कितना होगा, तो 4 + 3, 4 + 3 कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। एफिशिएंसी 7 है, काम करता है 6 दिन में। तो कितना काम करता है, 7 छक 42, यानी कितना काम करता है, 42 काम करता है। टोटल वर्क कितना है, 96। तो 96 में से 42 यदि घटा देंगे तो कितना काम बचेगा, 6 में से 2 गया 4, 9 में से 4 गया 5, यानी 54, ठीक है। तो 54 काम बचा। अब ये 54 काम जो है कहता है कि तो शेष कार्य पूरा करने के लिए अकेला बी को कितना समय लगेगा। तो देखिए बी का एफिशिएंसी कितना है, तो 6 है, 6 से भाग देंगे, 6 नीमा यानी 6 नमा 54। तो यहाँ पे देखिए कितना दिन लगेगा, 9 दिन लगेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा सी ऑप्शन। क्या होगा, सी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। देखिए 32 है कि यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है, यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल जो है 2 प्राप्त होता है, ठीक। कहता है यदि 7n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, ठीक है। 7n को 5 से विभाजित किया जाए तो जो है यहाँ पे शेषफल जो है क्या प्राप्त होगा। अब देखिए 5 से 5 विभाजित होता है, 5 से 5 क्या होता है, विभाजित होता है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, यानी n के जगह इस शेष को रख लेंगे, 2 ही को रख लेंगे। तो क्या करेंगे, 7 × n था तो 7 × 2 कर लेंगे, तो कितना होगा, तो यहाँ पे होगा 14। अब इस 14 में ही 5 से भाग दे देंगे, तो 5 दूनी 10, कितना शेष बचेगा, 4 शेष बचेगा। यानी इसका जो राइट आंसर होगा 32 का, ये होगा बी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त पर स्थित है। तो देखिए कोई जो है एक वृत्त है और यहाँ पे जो है इसके अंदर जो है एक क्या है, तो वर्ग है, ठीक। इसका जो है कहता है शीर्ष 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर है। अच्छा, शीर्ष जो है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर है, ठीक। तो यदि यहाँ पे देखें तो त्रिज्या 5 है तो डायमीटर क्या होगा, त्रिज्या यदि 5 है तो डायमीटर हो जाएगा 10, ठीक है। दोगुना डायमीटर क्या होगा, व्यास दोगुना होगा, ठीक है। व्यास क्या होगा, दुगुना। ये जो व्यास है ये क्या होगा, तो ये वर्ग का विकर्ण होगा, ठीक है। व्यास जो होगा ये वर्ग का क्या होगा, डायमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर ये डायमीटर हो जाएगा। और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर √2 × भुजा, √2a बराबर कितना होगा 10, ठीक है। तो वर्ग का विकर्ण होता है √2 × भुजा, तो a बराबर क्या होगा 10/√2, 10/√2, ठीक है। ये हो गया भुजा। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो कहता वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर a स्क्वायर, यानी 10/√2 का होल स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर होगा 100 और √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, कट के कितना होगा 50, कितना होगा, तो ये होगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 है कि कॉट थीटा बराबर 3/4, कॉट थीटा बराबर 3/4 है, ठीक। तो यहाँ पे यदि देखें कॉट थीटा बराबर होता है b/p, कॉट थीटा बराबर b/p होता है, कॉट थीटा बराबर b/p, तो h निकाल लीजिए, h बराबर क्या होता है, तो h बराबर होता है √p² जोड़ b²,
यानी 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर, यानी 9 + 16 यानी कितना होगा 25, यानी 5 कितना होगा तो 5। तो एच का मान निकल गया 5। ठीक, एच का मान 5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। साइन थीटा बराबर होता है p/h, एच का मान 5, कॉट थीटा बराबर b/p। ठीक, और कॉस थीटा बराबर b/h, टेन थीटा बराबर p/b। तो यहाँ पे p साइन थीटा बराबर p/h, तो यहाँ पे होगा आपको 4/5, ठीक है, प्लस कॉस थीटा b/h, कॉस थीटा बराबर b/h, यानी 3/5 माइनस p/b माइनस p/b 4/3। ठीक है, क्या हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4/5 जोड़, ठीक है, 4/5 जोड़ 3/5 माइनस 4/3। इसका एलसीएम लीजिएगा तो होगा 15। ठीक है, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 3 तिया 9, और 5 3 पंचे 15, 4 पंचे 20 हो जाएगा। कितना होगा 20। अब इसको जो है सॉल्व करेंगे तो 12 5 कितना होगा 12 और 5 12 और 9, तो ये होगा 21 माइनस 20 अब बट्टा में 15, यानी कितना होगा तो देखिए ये हो जाएगा आपको, यानी देखिए 1 मिनट सॉरी, ये जो हो जाएगा आपको ये हो जाएगा 1/15 कितना 15। ठीक है, 1/15, तो 1/15, ठीक है, 1/15, यानी इसका जो राइट आंसर होने वाला है, इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपको बी ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा 34 का बी ऑप्शन। ठीक है, 34 का क्या होगा बी ऑप्शन। ठीक, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए 35 है कि कहता उस बिंदु के नियामक बताएं जो बिंदु -1 3 तथा 4 -7 को मिलाने वाली रेखा को 3:2 के अनुपात में जो है अंतः विभाजन करता है। तो अंतः विभाजन के लिए जो सूत्र होता है, देखिए मान लेते हैं कोई ए लाइन है, यहाँ पे मान लेते हैं ए, यहाँ पे मान लेते हैं बी। ठीक है, ए और बी मान लेते हैं, यानी x1 y1 x2 और y2। ठीक है, x2 y2 है, यहाँ पे p दे दिया गया है, कोई पॉइंट है p x y, क्या है x और y मान लेते हैं, ये 3 और 2 के अनुपात में इसको विभाजित करता है। ठीक है, तो इसके लिए जो है पी बी, अब देखिए यहाँ पे x बराबर क्या होगा mx2 + nx1 बटा m + n mx2। ठीक है, तो 3 गुने mx2, 3 गुने 4, 3 गुने 4 प्लस, देखिए 3 गुने 4 प्लस 2 गुने -1, अब बटा में क्या होगा, बटा में होगा m + n, यानी 3 + 2, 3 + 2, देखिए ये 4 - 7 है, और ये जो है 1 - 3 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 2, क्या होगा तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी प्रकार y का मान my2 + ny1 बटा m + n पे ही करेंगे तो y का मान निकल जाएगा आपको, स्पेस कम है -3 निकल जाएगा, तो x और y हो जाएगा 2 - 3, यानी सी ऑप्शन। 35 का क्या होगा 35 का होगा सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 है कि यादृच्छिक रूप से चुने गए जो है अधिवर्ष लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। तो देखिए 53 रविवार होने की प्रायिकता, तो देखिए कि एक अधिवर्ष में जो है लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, जिनमें 52 सप्ताह एवं 2 दिन अधिक होते हैं। ठीक है, 366 दिन टोटल जो होगा ये 366 दिन होता है, जिसमें 52 सप्ताह प्लस 3 ओड डेज होता है, 3 दिन 2 दिन होता है, 52 सप्ताह प्लस 2 दिन यानी 2 ओड डेज होता है। तो देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे कह रहा है कि 53 रविवार होने की प्रायिकता। ठीक है, 53 रविवार होने की प्रायिकता जो होगा ये होगा रविवार। ठीक है, 53 रविवार होने की प्रायिकता, तो NS जो हो जाएगा आपको, तो 53 रविवार NS कितना NE जो हो जाएगा NE। ठीक है, NE जो हो जाएगा यहाँ पे हम यदि देखें तो NS पहले ले लेते हैं। ठीक है, NS यहाँ पे जो है 53 तो नहीं लेंगे, क्योंकि कहता है कि एक अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। ठीक है, 53 रविवार, तो NS जो हो जाएगा आपको यहाँ पे होगा 7। ठीक है, NS होगा 7, क्योंकि रविवार सोमवार, फिर देखिए सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार। ठीक है, उसके बाद शुक्रवार शनिवार और शनिवार रविवार, इस प्रकार से जो है पेयर बनेगा। ठीक है, क्योंकि लीप वर्ष है, तो रविवार सोमवार, फिर सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार। ठीक है, देखिए रविवार फिर सोमवार
फिर सोमवार, फिर मंगलवार, फिर देखिए मंगलवार, फिर बुधवार, ठीक है। इस प्रकार बुधवार, फिर बृहस्पतिवार होगा, ठीक है। फिर देखिए बृहस्पतिवार और फिर क्या होगा तो शुक्रवार, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपको शुक्रवार और शनिवार, फिर शनिवार और रविवार। तो NS जो हो जाएगा यहाँ पे 7 ले लेंगे। NS कितना लेंगे तो यहाँ पे 7 लेना है, ठीक। तो NS हो गया 7। कहता इन 7 स्थितियों में 53 रविवार होने की जो अनुकूल स्थितियाँ होगा यह निम्न प्रकार होगा, यानी इवेंट बराबर जो होगा NE बराबर होने वाला है रविवार, फिर हो जाएगा सोमवार, रविवार, सोमवार, रविवार, सोमवार, फिर शनिवार, शनिवार, फिर रविवार, ठीक है। रविवार, सोमवार, फिर शनिवार और रविवार। तो रविवार, सोमवार, शनिवार, रविवार। तो NE कितना हो गया, NE हो गया आपको 2। NE कितना हो गया तो NE हो गया 2। तो अभिष्ट प्रायिकता कितना होगा NE बट्टा NS यानी 2/7, ठीक है, 2/7 यानी बी ऑप्शन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जमीन पर स्थित 2 बिंदुओं से खंभे के उच्च बिंदुओं के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है, एक दूसरे के क्या है पूरक हैं। तो देखिए मान लेते हैं इस तरह से जो है, ठीक है, इस तरह से मान लेते हैं। मान लीजिए ये जो है थीटा है, तो ये क्या होगा पूरक है तो 90 डिग्री। ये यदि थीटा है तो ये हो जाएगा आपको, यदि यार नहीं तो इसको अल्फ़ा मान ले, इसको अल्फ़ा, इसको बीटा मान ले, ठीक है, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा मान ले। ये मान लेते हैं HABCD, ठीक है, ABCD, या नहीं तो इसी को C मान लीजिए, इसी को D मान लीजिए, ABCD, ठीक है। ये जो है 9 है, यहाँ से यहाँ तक 9, यहाँ से यहाँ तक कितना है 16 है, ठीक है, 16 है और 9 है। तो कहता खंभों की ऊंचाई ज्ञात करें, खंभों की ऊंचाई जो है ज्ञात करें। तो ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो H बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर, देखिए H बराबर होगा इस रूट अंडर 16 इंटू 9 इंटू 16, 9 इंटू क्या होगा 16, 9 इंटू 16, क्योंकि ये जो है क्या है तो एक दूसरे के पूरक है, ठीक है। तो H बराबर क्या होगा 9 गुने 16 रूट अंडर, तो होगा 3 गुने 4 यानी कितना होगा 12 मीटर, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा C ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट करना भी ना भूले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।